हेलो मेरे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि हम लोगों की जो क्लास चल रही है यूपी पुलिस यदि एग्ज़ाम की, उसके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो अगस्त में 23, 24, 25, 30 तथा 31 को 5 चरणों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास देखिए ज़्यादा समय बचा नहीं, तो आप कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप रिपीट कर सकिए। जो आप पढ़े हैं बस उसी को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही आपके लिए कंप्लीट कर पाना बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि कंप्लीट करने के लिए भी आपको रिवीजन करने के लिए भी कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम तो चाहिए। आपके पास अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं, तो आप जो पढ़े हैं उसी को रिपीट करने की कोशिश करिए, है ना। बाकी जो भी आप कोर्स लिए हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आपके पास नोट्स हो, उसकी सहायता लीजिए। तो चलते हैं हम लोग भी आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, दिया है आज की क्लास का पहला प्रश्न। दिया है एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। एक भिन्न का हर या भिन्न में अंश और हर होता है, अंश के दोगुने से एक कम है। हर जो है अंश को यदि x मान ले तो हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। यही कह रहा, सॉरी, दोगुने से एक अधिक है, यही कहा ना, कोई बात नहीं। फिर क्या कहा, अंश में 2 जोड़ने, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर, हर में 3 घटाने पर एक प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है मतलब 1/1 इसको कर देंगे हम। इसको जब सरल करेंगे तो देखो, यानी ये हो गया x + 2 इज इक्वल टू एक्स, 1 प्लस में 3 माइनस में 2 हो गया। ये -2 इधर आएगा तो 4 हो गया। 2x में x जाके घट जाएगा तो बचेगा x। x की वैल्यू हो गई 4। x क्या है बच्चा, x आपका अंश हो गया। तो हर क्या है, 2x + 1 था हर, यानी एक अंश हो गया 4, तो हर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9। आपकी भिन्न आ गई 4/9। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो चलते हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है, आप भी अपनी पूरी मेहनत पूरी ताकत लगाइए, है ना, क्योंकि आपके पास भी समय ज्यादा बचा नहीं है। तो पूरी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कंप्लीट कर सकिए, क्योंकि नया सीखना तो आपको कुछ है उसमें। नए सीखने में अगर आपको पढ़ना है तो आप जो करंट अफेयर पढ़िए, जो भी अभी 2-4 महीने 6 महीने में जो भी हुआ है भारत की या भारत के बाहर की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको आप देख लीजिए, क्योंकि अब टाइम तो कम है ही वैसे भी। तो जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना आप कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलते देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की तिगुनी है। 3 संख्या है बच्चा, देखो 3 संख्या है, हम कोई भी 3 संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या दिया इसमें, जो दिया उस पर चलेंगे। दिया 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की तिगुनी है और तीसरी संख्या पहले की 3/4 है। एक काम कर लेते हैं, दूसरी पहले की तो तिगुनी है, अगर ये x हो गया तो ये 3 का x हो जाएगा। और तीसरी संख्या पहले की 3/4, तीसरी जो है पहले की 3/4 है, इसको आप मान लेते हैं, यानी पहले की 3/4 यानी x का ये 3/4 है। अब इसमें भिन्न में दिख रहा है,
इस भिन्न को हम खत्म कर देते हैं, जो हर में है उसी का सब में गुणा कर दो, सब में गुणा कर दो भैया। देखो ये हर अपने आप खत्म हो गया, ये 4x हो गया, ये 12x हो गया, ये 3x हो गया। अब आपकी ये संख्या बन गई 4x, 12x और 3x। कह रहा है इन संख्याओं का औसत 114 है। अच्छा बताइए, अगर औसत 114 है तो इनका योग कितना होगा भैया? योग हो जाएगा 114 गुणे में 3 हो जाएगा। हम इसको सरल करने चलेंगे तो आएगा 12 4 16 3 19 x बराबर 114 गुणे में 3। हम इसको सरल किए तो 6 बार में खत्म, x की वैल्यू 18 हो गई। आपसे पूछा क्या है? पूछा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या वही होगा जिसमें x का गुणांक बड़ा होगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 12x। यानी आपसे पूछा 12x का मान, तो 12 गुणे 18 गुणा करेंगे, आपका आएगा गुणनफल 216। यानी आपका आंसर 216, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग भी थोड़ा लाइक करिए, है ना, क्लास को शेयर करिए। यदि आपको क्लास लग रही है, सही है, तो आप शेयर करिए थोड़ा सा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत बताइए। भाई देखो दुकानदार सभी यही तो करते हैं ना। करते क्या, जो रेट लिखा रहता है एमआरपी जो रहता है उससे कम में खरीद के लाते हैं और एमआरपी पर ही बेच देते हैं। इसमें भी वही कह रहा, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है। मतलब यदि उसका जो एमआरपी होगा, पहले समझो, एमआरपी मान लीजिए उसका 100 रुपए रहा होगा, उसे खरीदा कितना? 25% छूट प्राप्त करनी, यानी उसने खरीदा कितने में? उसका कास्ट प्राइस कितना भैया? 25% छूट यानी 75 में। अब क्या कह रहा है? उसे बेच देता किस पर? अंकित मूल्य पर बेच देता। यानी 100 का सामान था, 75 में लिया और फिर जो बेच देता कितने में? यानी फिर बेच देता 100 में बेच देता। तो ये बताओ उसको लाभ कितने का हुआ? उसने खरीदा कितने में था? 75 में, बेचा किसमें? 100 में। तो आप लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ बराबर होता लाभ। भैया देखो 25 रुपए का लाभ हुआ, कितने से? 75 से, गुणे में क्या हो गया? 100। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 हो गया। ये 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चले भैया, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया, एक जोड़े जूते का क्रय मूल्य 12,000 रुपए। काफी महंगा जूता भाई, है ना। एक जोड़े जूते का क्रय मूल्य 12,000 रुपए। उस जोड़े जूते का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 16% छूट देने के बाद दुकानदार को 12% लाभ हो? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है बच्चा। लेकिन अंकित मूल्य पर छूट देके जब हम जो जिस मूल्य पर बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य कहलाता है, और यदि खरीद के हम जिस मूल्य पर लाभ लेके बेचते हैं वो भी क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। यानी देखो ये क्रय मूल्य है, तो 12,000 रुपए वाले सामान पर हमको लाभ चाहिए 12%, तो 112% हमको बेचना ही बेचना 112 में। लेकिन कह रहा वो अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या होना चाहिए जिसे 16% छूट दे? तो अंकित मूल्य जो भी होगा, पहले समझो, अंकित मूल्य पर जो भी होगा अंकित मूल्य पर 16% छूट देगा, यानी 84% बेचेगा, बराबर किसके? विक्रय मूल्य के। यही विक्रय मूल्य तो निकला। क्रय मूल्य पर लाभ और विक्रय मूल्य पर छूट दोनों क्या होता है? विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य दोनों होता है। हम मान निकाल लेते हैं, सल करे भैया। देखो 100 से 100 खत्म। अभी ठीक है, काटे। देखो इसको काट देते, किससे काटेगा भैया? चलो पहले 7 से कहो काट दे, है ना। 7 से काट देते, 7 एकम 7 दूनी 14, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 छंग 42। अभी कटेगा 4 चौके 16 और 4 3 12। 3 से काट दो भैया, 3 चौके 12, और लग गया 3 जीरो, ये हो गया 16,000 रुपए। एमआरपी कितना होना चाहिए भैया? 16,000 रुपए उसका रेट होना चाहिए, जिस पर 16% छूट देगा तब भी उसको 12% का लाभ मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिया है
एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार नली बी को भी 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। पहले समझो, ए है और बी है, इसमें देखो बच्चा भरने वाले हैं, खाली करने वाला कोई है नहीं, लिख लेते हैं। ये भर सकता है 2 घंटे में, ये भर सकता है 6 घंटे में। हम एक काम मार लेते हैं, इन लोगों से कटने वाला ऐसा कोई काम मान लेते हैं, तो 2 और 6 से कटने वाली संख्या हो 6। इसका मतलब मान लीजिए टंकी कितने की भैया, 6 लीटर की टंकी मान लीजिए। जैसे हम लोग पढ़ते रुपए वाली चीज, काम वाला सामान, तो इसमें टंकी भरना है तो मान लेते टंकी 6 लीटर की है, समझ में आया। ये बताओ अगर 2 घंटे में भरना है 6 लीटर टंकी, तो हर घंटे 2 3 6, हर घंटे 3 लीटर भरना पड़ेगा। इसे 6 घंटे में भरना है 6 लीटर, तो हर घंटे 1 लीटर भरना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा, यही तो करेंगे ना, यही आ समझ में। अब क्या करना है, अब देखो भैया, प्रातः 10 बजे ए को खोला गया, ये भाई साहब 10 बजे खुल गए और ये वाले भाई साहब 11 बजे खुले। तो ये बताओ जब ये दूसरा वाला खुला तब तक ये 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे भर लिए होंगे। तो ये बताओ अगर 6 लीटर में ये 1 घंटा भर लिया है, 1 घंटा यानी 3 लीटर भर लिया, तो बचा कितना लीटर, 3 लीटर भरने के लिए रह गया है। अब जब 6 बजे 6 लीटर में 3 लीटर पहले वाला 1 घंटे में भर लेता 3 लीटर, 1 लीटर भर लिया, तब कितना रह गया भरने के लिए, 3 लीटर रह गया। अब जब 3 लीटर रह गया है तो क्या होगा, अब बी वाला खुल जाएगा और ये दोनों मिलकर भर सकते हैं, दोनों मिलकर भर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर भरे तो 1 घंटे में 4 लीटर भर लेंगे, लेकिन हमको भरना कितना है, सिर्फ 3 लीटर ही तो भरना है। हमको भरना कितना है, शेष 3 लीटर भरना। तो क्या 1 घंटे समय लगेगा, नहीं लगेगा। कितना लगेगा देखो, 3 लीटर, 4 लीटर में 3 लीटर भरना तो समय भी 3/4 लगेगा। यानी आपका जो टाइम है 3/4, यानी बदलेंगे मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा 60 से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 3 45 मिनट। यानी जैसे ही 11 बजेगा, 11 बजे के बाद जब बी वाला नल खोलेंगे तो 45 मिनट और लगेगा, 45 मिनट और लगेगा। तो आपका समय हो गया 11:45 बजे। 11:45 पे वह टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। क्या ये समझ में आया, मैंने क्या बताया है। हमेशा इन दोनों से कटने वाली कोई मान लिया करिए, वो मान ये काम था। अगर काम और समय वाली बात रहता है उसमें, तो हम मान लेते रुपया कमाना है, इसमें टंकी भरना, मान ली टंकी हमारी इतने की है, तो यहाँ 6 लीटर भरना है 2 घंटे में, तो हर घंटे ये 3 भर सकता है, इसकी क्षमता आ गई भरने की। 6 लीटर भरना है 6 घंटे में, तो हर घंटे 1 लीटर भरने की इसकी क्षमता है। अब कहा गया 10 बजे खोले, 11 बजे, तो 1 घंटा पहले से भर चुका है, तो 1 घंटे में कितना भाग भर गया होगा, 3 लीटर इसने भर दिया होगा। बचा कितना, शेष बचा कितना भैया, 3 लीटर बचा। तब दोनों मिलकर भरेंगे, अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो 4 लीटर 1 घंटे में भर सकती है, हमको भरना 3 है तो समय कम लगेगा ना, कितना लगेगा, 45 मिनट। यानी आपका जो समय आएगा वो 11:45 टंकी भर जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न दिया बच्चा, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना % घटाना होगा। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं x को, मान लीजिए हम 10% बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं भैया, 10%। तो ये बताइए अगर मान लीजिए कोई संख्या रही होगी 100, हम उसमें 10% बढ़ा दें, उसमें कितना बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें, कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब कह रहा है वापस इसको मूल संख्या पे लाने के लिए, वापस 110 को क्या बनाना है, 100 बनाने के लिए कितना घटाना होगा, वो भी परसेंट में। तो आप ये बताइए 100 से 110 हुआ, तो 110 से 100 लाने के लिए हमको 10 घटाना पड़ेगा। लेकिन अब तुलना किससे हो रही, 110 से, तो बटे में हो जाएगा 110, गुणे में क्या हो जाएगा भैया 100। अब इसको यदि समझना चाहेंगे, इसको आप समझना चाहेंगे, तो ये जो 10 लिखे हैं ये भैया x है, और जो 110 लिखे हैं ये 100 प्लस x है, और 100 को गुणा हो जाएगा तो ये 100x हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 100x बटे 100 प्लस x प्रतिशत। क्या हो जाएगा बच्चा, 100x बटे 100 प्लस x प्रतिशत। इसी का तो ये रूप है, देखो भैया इसी का ये रूप है ना। तो क्या हो गया 100x बटे 100 प्लस 10, क्योंकि x को क्या हमने मान लिया है, 10 मान लिया। आपको समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने 10 माना है, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा x ही मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इसमें दिया x है तुमने x मान लिया है। ठीक है ना, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया हम लोग, ठीक है ना।
एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो। एक काम करो, इसमें समझो जितने रुपए में दूध खरीदा उतने ही रुपए में बेच रहा है, लेकिन लेकिन कह क्या रहा है, उसे उतने रेट में बेचता है, लागत मूल्य पर बेचता है, और प्रति लीटर दूध बेचने में कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे उसे कितने का लाभ हो, 25% लाभ हो। बस यही तो समझना था। हम मान लेते हैं दूध की मात्रा, क्या मान ले भैया, दूध का रेट मान लेते हैं। जो हमारा दूध है भैया, दूध की लागत कितना है, 10 रुपया। मान लीजिए 10 मान लो, 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या मान ले भैया, 10 रुपया मान लेते। अच्छा मान लीजिए हमारा दूध 10 रुपया में हमने क्या किया था, खरीदा था। अब क्या किया, 10 रुपया में खरीदे और कुछ पानी मिला के 10 ही रुपये में बेच रहे हैं और हमको 25% लाभ होना चाहिए। तो ये बताओ हमारा जो दूध जा रहा है 10 रुपए का लीटर हमने खरीदा था, अब जब पानी मिला लेंगे तो उसमें कुछ पानी की मात्रा भी तो जाएगी, पानी जाएगा, और पानी जाएगा फिर भी हम 10 में बेचेंगे, वही तो हमारा लाभ हो गया। अब इसको लगाएंगे कैसे, खरीदा हमने 10 में और बेचेंगे भी हम 10 में ही, लेकिन अब कह रहा है जो उसमें दूध जाएगा वो दूध की मात्रा, जो लागत मेरी जाएगी वो लागत मेरी कुछ कम होगी। कैसे, क्योंकि 25% लाभ लेना है तो जो कास्ट प्राइस होगा उस पे 25% लाभ यानी 125% के बराबर हो जाएगा 10। ठीक है ना। अब इसको सरल किए हो गया 5/4, ये 5 हो गया, ये 2 काट दे, आगे भैया 8, यानी मेरा कितना उसमें दूध जाएगा, 8 रुपए का दूध जाएगा। तो पानी कितने का, भाई 10 रुपये हम खरीद के 10 रुपये में बेचेंगे, अगर उसमें मेरा 8 रुपए का दूध जा रहा है तो हम पानी का कितना पैसा ले रहे हैं, पानी वाला पैसा ले रहे हैं भैया हम 2 रुपए, पानी का कितना ले रहे हैं, 2 रुपए। तो आपसे पूछा है कि जिससे क्या होना चाहिए, प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जाए। इसका मतलब देखो 8 रुपए का दूध गया, 2 रुपए का पानी, तो टोटल कितना हो गया, 10। 10 में कितना पानी हो गया, 2। तो कितना भाग है, ये भाग में पूछा भैया कितना भाग है, तो 2 1 कम 2 पंचे 10, आपका आंसर हो गया 1/5 मिलाया जाए। कितना भैया, 1/5 भाग मिलाया जाए, यानी 5 भाग में एक हिस्सा, 5 भाग में एक हिस्सा आपका पानी होना चाहिए, 4 हिस्सा आपका दूध होना चाहिए। ठीक है ना, वही तो आया ना 8 रुपए में, 8 रुपए का दूध जाएगा तो 2 रुपए का पानी जाएगा, यानी टोटल 10 रुपए में 2 रुपए हो गया, यानी 5 में 1, यानी 1/5 भाग। क्या ये समझ में आया, ठीक है भाई। हाँ भाई, इसमें भाई उसी रेट में जितने में खरीदा उसमें बेचने के लिए उतने में बेचा, फिर भी लाभ, मतलब पानी मिलाया, पानी का भी कीमत ले रहा है, तो 10 रुपए में खरीद के 10 में बेचा, लेकिन कास्ट प्राइस कितने का मेरा दूध उसमें जा रहा है, तो 25% लाभ हो रहा है 10 रुपए में बेच कर, यानी दूध मेरा कितना जा रहा है, 8 ही रुपए का दूध जा रहा है, तो 2 रुपए का पानी हमारा जा रहा है, यानी टोटल 10 रुपए में बेचे तो 2 रुपए में पानी कितना मिलाएंगे, 1/5 भाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर, चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। दिया है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। भैया समझो, दो पाइप हैं, दोनों पाइप को बराबर बराबर काटना है, लेकिन ऐसा काटना है कि कुछ बचे ना, और ज्यादा बड़े से बड़े में काटना है। तो जब बड़े से बड़े में पूछे भैया, आपको निकाल लेना है 1.5 और 1.2 का HCF निकाल लेना है, क्योंकि बड़ा से बड़ा यही मान होता है ना, इसका हम HCF निकालेंगे। तो ये बताओ HCF यानी इन दोनों में होगा ना, HCF निकालने के लिए ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो इसको काट देगा पूरे पूरे, भैया बताओ कौन सा ऑप्शन है। क्या ये 0.41 से कटेगा, जिंदगी में नहीं कटेगा, इसको हटाओ। क्या 0.4 से कटेगा, देखो 0.4 से काटेंगे 15 आ जाएगा, कटवे नहीं करेगा, इसको हटा दो। और क्या 0.13 से कटेगा, कटेगा ही नहीं। 0.3 से कटेगा, देखो पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा दोनों में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.3 आपका आंसर होगा। यदि आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालें, यदि आपको इसको सरल करना है तो सरल करने का तरीका बटे में 10 कर लो, बटे में इसमें 10 कर लो। अब ये बन गया भिन्न। भिन्न का मासा निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए अंश का मासा निकालेंगे, यानी 15 12 का मासा निकालेंगे, बच्चा आएगा 3 और बटे में आ जाएगा 10, फिर हम भाग करेंगे तो आपका आंसर हो गया 0.3 आपकी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन से लगा सकते हैं या फिर आप उसको मासा निकाल के
लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भैया देखो, दिया 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 पावर 6 प्लस 9 पावर 7, फिर आपको दिया बटे में 9 पावर 1 9 पावर 2 9 पावर 3 9 पावर 4 प्लस 9 पावर 5, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक काम कर लेते हैं, इसमें 9 पावर 1 है ना, इसमें 3 है। एक काम करते हैं, इसका 2 बाहर ले लेते हैं, तो हम 9 की पावर 2 बाहर ले लिए इससे, इसके पास 9 की पावर 1 बचेगी, इसका भी 2 हमने बाहर ले लिया, 9 की पावर 2 बचेगी, इसके भी 9 की पावर 3 बचेगी, 9 की पावर 4 9 पावर 5 यही बचेगा। बटे में क्या हुआ, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 9 की पावर 4 और 9 की पावर 5, इन सब का दिया है यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो जरा ये बताओ, ये आपस में कट नहीं जाएगा, इसको हम काट ना दें, काट देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 9 की पावर 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका आंसर होना चाहिए 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 का मान क्या कहीं दिया है? अगर 9 पावर 4 का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो मान निकाल लीजिए। इसमें देखो भैया 9 की पावर 4 कहीं नहीं दिया है ना, 9 की पावर 4 क्या कहीं दिया है? क्या दिया तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें लग रहा है मुझे कुछ गलती है सवाल में, है ना। हाँ गलती है इसमें, देखो इसमें जो 2 दिखा है इसको हम लिख देंगे 1/2। पावर क्या हो जाएगी भैया, 1/2 हो जाएगी। जब ये 1/2 हो जाएगी बच्चा समझो, जब ये पावर में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहां आपकी जो 9 की पावर 2 है, समझो पहले ये जो आपका 9 की पावर 2 है, 2 का 1/2 में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 9 होना चाहिए, जब ये पावर 1/2 कर देंगे तो, ठीक है ना, तब आपका ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि हो सकता है प्रिंट में कहीं गलती हो गई थी, ये हो जाएगा 1/2 पावर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये 2 करेंगे, पावर में 2 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 9 पावर 4 में, जो कि कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, अगर ऐसा होगा तो जरूर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 5 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। भैया छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। इन सब से कटने के लिए यानी 4 5 8 10 और 12 का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये बताओ एलसीएम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, बताओ ऐसा कौन सा एलसीएम है जो इन सब से कट जाए, जो छोटा से छोटा हो। तो सबसे छोटा 120 है, क्या 120 सबसे कट जाएगा, चेक करो भैया, 12 से कटेगा, 10 से कटेगा, 8 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, आ गया ना, बस हो गया आंसर 120। बस आपको और चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, छोटा से छोटा यानी एलसीएम लास्ट आपको निकालना था, और आप निकाल लेंगे तो आएगा 120, निकाल के चेक कर ली। इससे छोटा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हमने 120 को चेक किया, 120 पूरा पूरा आ गया है, आपका आंसर हो गया 120, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो भैया अगला प्रश्न दिया है a बराबर 0.312, फिर b बराबर 0.415 तथा c बराबर 0.309 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। इसको जरा एक काम करो, इसको हम ठीक कर लेते हैं। क्या ठीक करेंगे, यहाँ जितने अंक पे बार रहता है, देखो हम इसको बार को ठीक कैसे करते हैं, जितने अंक पे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम पूरा अंक लिखते हैं, जिस पे बार ना रहे उसको घटा देते हैं, बार 3 पे नहीं तो 3 घटा देते हैं। बटे में क्या लिखेंगे, जितने अंक पे बार रहेगा उतना 9 लिखा जाएगा, 2 अंक पे बार है 2 9, और दशमलव और बार वाले के अंक के बीच, दशमलव और बार वाले अंक के बीच यदि कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है तो उतना 0, एक अंक है तो 1 0, यानी ये हो गया 309 बटे में 990। क्लियर है ना, ये किसका मान हो गया, ए का मान हो गया। अब ऐसे हम बी का निकाल लेंगे, देखो बी का निकालेंगे, क्या करिए, इसको लिखेंगे 415 पूरा पूरा, फिर घटाएंगे 4 बटे में 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, दशमलव बार वाले अंक के बीच अंक खाली तो इसको हम घटा दें, सॉरी 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 411 बटे में 990।
वैसे सी का निकाल लेते हैं भैया। सी में देखो 309 है और बार नहीं है 30 पे, बटे में एक अंक पे बार है 19 और दशमलव और बार वाले अंक के बीच 2 अंक है ऐसा जो खाली है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे हम। 309 में आप 30 घटा दीजिए तो आपको हो जाएगा 289। कितना भैया? सॉरी 79, 80 20 100 है ना। 279 बटे में हो गया 900। चलिए देखिए भैया, अब चलो, अब क्या पूछा है, इन सबको जोड़ना है तो जोड़ लो। 309 बटे 990 प्लस 411 बटे 990 प्लस 279 बटे 900। इसका हम ले ले एलसीएम, जोड़ना है हमें तो जोड़ने के लिए लेना पड़ेगा एलसीएम। या फिर इसको काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा हो सकता है भैया, इसको हम छोटा कर दे क्या, देखो यहाँ पे 990, हम इसको यदि छोटा करना चाहें तो ये हो गया 3 एकम 3 0 3 3 9, ये 3 3 9 3 3 9 0 हो गया, ये कटेगा 4 5 1 6 कटेगा, 3 एकम 3 3 3 9 3 7 21, यही ना। फिर काटेंगे 3 3 90 हो गया 0 0, फिर 3 से कटेगा 3 9 27 3 3 9 3 3 9 0 0। अब ये देखो हो गया 103 बटे 330, 137 बटे 330, 93 बटे 300। इसका एलसीएम ले लिया जाए। इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 0 0 तो रहेगा, ये 11 गुणे में है 3, ये 3 गुणे में है 10, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 3 3 सब में रहेगा तो 10 30 110, 30 गुणे 110 यानी 11 3 33, इसके एलसीएम ये हो जाएगा 3300। कितना हो जाएगा एलसीएम? 3300। आप निकाल लीजिएगा, इसके एलसीएम 3300 हो गया। 330 से हमने क्या किया, 330 से हमने इसको काट दिया, 330 से काटेंगे 10 बार में यानी 10 30 हो गया ये, प्लस ये भी 10 बार में कटेगा तो 1370 हो गया, प्लस ये 300 से काटेंगे भैया, 300 से काटेगा 0 0 खत्म, 11 बार में कटेगा, 11 3 33, 11 9 99 100 102 हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, जोड़ दे भैया, चलो जोड़ो। 3 0 3 हो गया, 2 7 9 9 3 12 हासिल, 1 बचा, 1 3 4 हो गया ये, अभी 1 1 2 1 3 हो गया, बटे में भैया हो गया 3300। अभी और कटेगा क्या, ऑप्शन देखो सब में बटे में है यानी ये 3 से कट सकता है। चलो देखिए 3 से काटेंगे 1100 हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12, 3 एकम 3 1141 आ गया। क्या कहीं ऑप्शन में दिया है 1141 बटे 1100, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1141 बटे 1100, आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमने पहले मान निकाला फिर हमने इसको जोड़ दिया थोड़ा छोटा करके बस, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। दिया यदि 7183 प्लस 7383 36 से विभाज्य है तो शेषफल बताइए। ये बताओ, अगर कोई संख्या किसी से कट जा रही है, कोई संख्या यदि किसी से कट जा रही तो क्या उसमें शेषफल कुछ बच सकता है? ये खुद ही कह दिया 36 से विभाजित, तो शेषफल कहां से बचेगा जी? 0। शेषफल कहां से बचेगा? 0। आपको लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं भैया, देखो ये 36 से खुद ही कट गया, कट जो चीज कट जाती है उसमें कहां शेषफल बचता है? बचता है क्या? नहीं बचता। तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 0 यानी ए हो जाएगा। चलो लगाने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया साजिद जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर चलने की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बच्चा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। अच्छा ये बताइए 60 की चाल से 6 घंटे चलाएगा तो टोटल हो गया दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी 6 36 360 किलोमीटर गया, प्लस और कैसे गया है 50 की चाल से 4 घंटे गया तो 50 चौके यानी 200 किलोमीटर और गया। ये टोटल दूरी हो गई, बटे में कितना समय लगा 6 घंटे यहाँ 4 घंटे यहाँ, टोटल कितना 10 घंटे। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 560 बटे में हो जाएगा 10। सरल करने पे आंसर आ गया 56।
आपकी औसत चाल आ गई 56 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका आंसर हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्र मिति से संबंधित ये प्रश्न है। दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो जीवा की लंबाई देखो, पहले वृत्त समझो, ये वृत्त हो गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में एक जीवा खींची गई, यहाँ पे केंद्र हो गया। जीवा सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। लेकिन क्या कहा, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में कहा गया वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर यानी इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहाँ पे कोई एक जीवा खींची गई, इसकी यहाँ से यहाँ तक मान कितना, यहाँ से तक दूरी कितना भैया 6 सेंटीमीटर। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये बताओ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी यहाँ पे 10 है, यानी इसका मान तो 10 हो जाएगा। ये भी तो त्रिज्या है, ये कितना हो गया भैया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, तो जीवा की लंबाई, जीवा यानी यहाँ से यहाँ तक की आपसे लंबाई पूछा है। ये जो जीवा है, जीवा की लंबाई यानी ये पूछ रखा आपसे भैया। एक चीज ये बताओ, आपको ये नियम पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए भैया? एक नियम आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि अर्धवृत्त में बना कोण या किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जो लंब डाला जाता है ये 90 अंश का होता है। जब 90 अंश का होगा तो ये कोण 90 अंश का हो गया। जब एक कोण 90 अंश का हो गया तो कौन बन गया भैया? वो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर हो गया। इसका मतलब ये 10 का वर्ग हो गया, ये 6 का वर्ग। तो 10 का वर्ग यदि आप निकालेंगे तो 100 आएगा, और 6 का वर्ग निकालेंगे तो 36 आएगा, घटा देंगे तो 64 आएगा। और 64 किसका वर्ग है भैया? तो 8 का वर्ग है, यानी इसका मान हो जाएगा 8। यहाँ से यहाँ तक क्या मान होगा भैया? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 8 ये भी हो जाएगा। टोटल 8 8 16, यानी 8 8 16 आपका आंसर हो जाएगा। जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ? क्या भैया देखो, ये देखो इसमें क्या हुआ, किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो 90 अंश का होता है, और इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ पे मान 6 सेंटीमीटर दिया और त्रिज्या दिया 10 सेंटीमीटर। ये बन गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। हमने निकाला, इसका मान आ गया 8, आधा 8 है तो ये भी पूरा हो जाएगा। 8 8 16 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है भैया। देखो दिया है 15% का बट्टा देने के बाद एक डीलर एक मोटर को 3,570 रुपए में बेचना चाहता है, तो मोटर का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? ये बट्टे का एक आसान सा, समझ लीजिए सस्ता सा प्रश्न है। एक सस्ता सा प्रश्न है। बट्टे का दिया है 15% बट्टा देगा किस पर? एमआरपी पर 15 देगा तो बेचेगा कितने में? 85 में। और बेचा कितने में? 3,570 में। बस खत्म। 17 25 85, 17 दूनी 34, 17 कम 17 जीरो हो गया। 5 से और काट दो, 5 के 20 और 5 दूनी 10। इधर जाएगा तो एमआरपी आगे भैया, एमआरपी आगे 42 को 100 में गुणा करेंगे तो 4200 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 4200 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत कठिन से प्रश्न नहीं थे, आसान से प्रश्न थे इसमें। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए ईमानदारी से, है ना। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए चुनिंदा प्रश्नों के साथ। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।